वालेकुम। आज हमारे पास टॉपिक है रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़। रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़ हमने पढ़नी है। इसके लिए बुक जो फॉलो करनी है डेविडसन से पढ़ेंगे। इसके अलावा इनामदान इससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। हम लोग इसका पढ़ेंगे डेविडसन से रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़। व्हाट इज़ रोमेटिक हार्ट डिज़ीज़? एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर, जो आपने सुना होगा रोमेटिक फ़ीवर, माइक्रो पढ़ी होगी, उसमें सुना होगा स्टेप्टोकोकस बैक्टीरिया वाले टॉपिक में कि रोमेटिक फ़ीवर। व्हाट इज़ रोमेटिक एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर? कि रोमेटिक फ़ीवर क्या होता है? रोमेटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी होती हैं? बेसिकली जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़। पर ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, किस वजह से होती हैं? ये इसमें हमारे पास आपने सुना होगा SLE की डिज़ीज़। ठीक है, SLE में क्या होता है? वो आपने फीमेल्स देखी होंगी, उसमें उनके जो है उनमें बटरफ्लाई शेप मतलब पैचेस से पड़ जाते हैं उनके फेस पे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो और कौन सी डिज़ीज़ होती है? रोमेटिक फ़ीवर की डिज़ीज़ होती है। ये भी हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जॉइंट्स वगैरह के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, उनमें एंटीजन एंटीबॉडी क्रॉस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स इफेक्ट हो रहे होते हैं। कैसे? एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर में जब हमारे पास बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस का ग्रुप ए। ठीक है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, अटैक करता है ये बैक्टीरिया, तो इसके अपने एंटीजन होते हैं। ठीक है, अब उस एंटीजन के हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है। हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने क्या करना होता है कि कोई भी अगर बाहर से एंटीजन आ रहा है, तो उसको कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है तो उस बैक्टीरिया के उस फॉरेन मटीरियल के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप करता है, इम्यूनिटी डेवलप करता है, लाइक एंटीबॉडी अपनी प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब स्टेप्टोकोकस आया तो स्टेप्टोकोकस का अपना एक एंटीजन होगा। अब इस एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं, लाइक हार्ट सेल लगा लें या फिर जॉइंट सेल, ब्रेन सेल, वो क्या करते हैं कि उनके जो एंटीजन्स होते हैं, उनकी जो प्रोटीन्स होती हैं, उनकी जो अमाइनो एसिड्स होती हैं, उनका सीक्वेंस मैच करता है इस स्टेप्टोकोकस की एंटीजन के साथ, इसकी एंटीजन के साथ। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी थी ना, उस एंटीबॉडी ने इस एंटीजन को तो क्या कर दिया, इस एंटीजन को रिजॉल्व कर दिया उसने। अब एंटीजन रिजॉल्व कर दिया, अब वो मिस्टेकनली अटैक कर देता है हमारी जो बॉडी के हेल्थी सेल होते हैं, उनकी जो एंटीजन होती है उसको मिस्टेकनली अटैक कर देता है, जिसकी वजह से क्रॉस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाता है और हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं, हेल्दी सेल इफ़ेक्ट हो जाती हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो अपनी बॉडी के हेल्थी सेल को ही अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये सारा होता है ऑटो इम्यून डिजीज़ में। ठीक है, अब हमारी एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर जो है, इसमें क्या होता है, ये कैसे ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है? इसमें क्या होता है कि ये जो डिज़ीज़ होती है ये बेसिकली कौन सी एज ग्रुप में होती है? ये होती है 5 to 15 ईयर्स। जो पीपल्स हैं ना, या बच्चे जो छोटे होते हैं, उनके अंदर ये डिज़ीज़ मोस्टली होती है। ये क्या इफ़ेक्ट करती है? चिल्ड्रंस को इफ़ेक्ट, चिल्ड्रन, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये यंग अडल्ट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। ठीक है, सैनिटरी कंडीशन की वजह से भी कह सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह जो है वो अनहाइजीनिक की वजह से भी हो सकते हैं, इसका अटैक हो सकता है। तो ये छोटे बच्चों के अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो उनके अंदर पाई जाती है। अब ये क्या काज करता है? स्टेप्टोकोकस जाके फरिंजाइटिस काज करता है, फरिंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, वो काज करता है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं कि फ्रिंजाइटिस ही जिन लोगों को होगा उन्हीं को ही रोमेटिक फ़ीवर होगा। ये इसकी और भी डिफरेंट जो है वो काजेज़ हो सकती हैं, तो वो हम इनको डिस्कस करते हैं। तो करते हैं अपना टॉपिक शुरू। उसमें हम सबसे पहले इसकी देखेंगे पैथोजेनेसिस क्या होती है। पैथोजेनेसिस में ये होती है बेसिकली पैथोजेनेसिस कि हमारी डिज़ीज़ कहाँ से वो इनिशिएट हुई है और कैसे वो डिज़ीज़ जो है वो डेवलप की है, उस सब को हम लोग इसको पैथोजेनेसिस के अंदर डिस्कस करते हैं, उसकी ओरिजिनेशन को और उसकी डेवलपमेंट को। अब क्या होता है
कि जो हमारा इम्यून मीडिएटेड डिलेड रिस्पांस होता है टू इन्फेक्शन वो ट्रिगर करता है इसमें। कि सबसे पहले देखें ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई था, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ये बैक्टीरिया था। आप इसके लिए स्ट्रेप्टोकोकाई जो है वो उसको डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा ज़्यादा डिटेल में, इसकी पैथोजेनेसिस वगैरह पढ़ोगे। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का आपको पता होगा, हिमोलिसिस का पता होगा, लैब डायग्नोसिस का पता होगा, इसकी कॉजेज़ वगैरह ये प्रॉपर्टीज़ का पता होगा तो आपको अच्छे से समझ आएगी। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है ना, इसका जो एंटीजन ये जब हमारी बॉडी के अंदर अटैक करता है तो इसका अपना एंटीजन होता है। वो एंटीजन क्या करता है, वो क्रॉस रिएक्ट करता है, ठीक है। एंटीजन, इस एंटीजन के खिलाफ, क्योंकि ये बैक्टीरिया है ना, इस पैथोजेनिक बैक्टीरिया या इस एंटीजन के खिलाफ तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देगी और इसको रिजॉल्व कर देगी। लेकिन इसी एंटीजन, ये वाला जो एंटीजन है ना, इसका सीक्वेंस मैच कर रहा है कनेक्टिव टिश्यू के जो हेल्दी वाले हैं उनके जो अमाइनो एसिड्स होती हैं ना, उनका सीक्वेंस और इसका मैच कर रहा है। इस वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारी एंटीबॉडी होती है, वो हमारी बॉडी के हेल्थी सेल को क्या करती है, क्रॉस रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक मायोसिन या सार्कोलीमा वगैरह जो हेल्दी सेल होती हैं उनको अटैक करती है। एंटीबॉडी जो होती है वो स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट अटैक कर जाती है और इन्फ्लेमेशन काज कर देती है। क्या काज करती है, इन्फ्लेमेशन। इसमें हमारे हार्ट सेल को भी इफेक्ट कर सकती है। हार्ट सेल में जो हार्ट की जो लेयर होती हैं जिनमें आ जाता है एंडोकार्डाइटिस आ जाती है, मायोकार्डाइटिस है, वो एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम तीनों को ही इफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से उनमें इन्फ्लेमेशन करेगी। और जब इन्फ्लेमेशन किसी चीज़ के साथ किसी में हो जाती है तो उसमें हम आइटिस का वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस। यह जॉइंट को इफेक्ट कर सकती है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को इफेक्ट कर सकती है, स्किन को इफेक्ट कर सकती है, ठीक। उसके बाद इसमें डिस्कस करेंगे एशॉफ नोड्यूल्स क्या होते हैं। एशॉफ नोड्यूल्स या एशॉफ बॉडीज ये होते हैं पैथोजेनिक साइंस होते हैं। पैथोजेनिक साइंस वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। पैथोजेनिक साइंस होते हैं और ये पैथोजेनिक साइंस कहाँ पर होती हैं, ये हमारे हार्ट सेल के अंदर हो सकते हैं, हमारे जॉइंट सेल के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद क्या जो हमारे पास जो मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल होती हैं उसकी कंपोजिशन क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल। बेसिकली जो जॉइंट सेल होता है ना उसमें क्या होता है, ये लिम्फोसाइट्स है, मैक्रोफेजिस है। लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजिस जो होती हैं इन्होंने कवर किया होता है। ये कहाँ पे अपीयर होता है, ये बेसिकली क्रोनिक फेज के अंदर जो है वो अपीयर होगा, ये जो जॉइंट सेल होते हैं। मतलब हमने पैथोजेनेसिस अभी तक डिस्कस करी, एक्यूट रोमैटिक फीवर को पढ़ा कि रोमैटिक फीवर कब होता है, क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है, जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी सेल को अटैक करना शुरू कर देती है। क्रॉस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और बेसिकली रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। बेसिकली कौन सा बैक्टीरिया जो इसको काज करा रहा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए पायोजेंस वाला जो होता है वो इसको काज करा रहा होता है। ये हमारे जाके फ्रेंजाइटिस काज कराती है, स्टेप थ्रॉट इन्फेक्शन काज कराती है, और इसके अलावा जो है ये जॉइंट सेल इन्फ्लेमेशन काज कराती है। और डिफरेंट जो हेल्दी सेल है उनको जब अटैक करेगी, जिनमें पेनकार्डाइटिस है, जॉइंट सेल इन्फ्लेमेशन है, ब्रेन सेल को इफेक्ट करेगी तो कोरिया वगैरह करा देगी, साइडम कोरिया। इसके अलावा जो है वो और डिफरेंट डिजीज़ काज कराती हैं। इसके अलावा जब एक्यूट रोमैटिक फीवर किसी को हो गया उसकी क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, मतलब पेशेंट आपके साथ कौन सी कंप्लेंट्स के साथ आएगा, वो कैसे आपको आके बताएगा कि उसको रोमैटिक फीवर हुआ है, या आपको कैसे पता चलेगा। उसके क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर होगा, मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। और मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर में ये होगा कि इसमें फीवर भी होगा, और इसके अलावा जो है वो एनोरेक्सिया, लेथार्जी, जॉइंट पेन, अच्छा किसी को अगर स्टेप फ्रेंजाइटिस हो गया तो उसके आफ्टर 2 to 3 वीक्स क्या होगा कि
ऐसा हो सकता है कि आप जब हिस्ट्री ले रहे हो एक्यूट रूमेटिक फीवर की तो आपको सोर थ्रोट की हिस्ट्री ना ही मिले, ठीक है। फ्रिंजाइटिस, जिससे आप कहोगे कि फ्रिंजाइटिस में स्ट्रेप्टोकोकस ए पाइजन्स है तो वो उसने फ्रिंजाइटिस काज कराना है तो फ्रिंजाइटिस होगा तो पेशेंट को एक्यूट रूमेटिक फीवर होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर 2 to 3 वीक्स हो सकता है कि वो बंदा जो है वो बिल्कुल ठीक हो चुका हो, उसमें सोर थ्रोट जो है वो हो ही ना। तो इसमें डिफरेंट जो है वो क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं। फीवर हो सकता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर राइज कर सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, लेथार्जी हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है। आर्थराइटिस में क्या है कि 75% पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस में जॉइंट इन्फ्लेमेशन होती है। आर्थराइटिस 75% पेशेंट के अंदर आर्थराइटिस हो सकता है। रैशेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को कर सकता है, तो जिसकी वजह से सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स बनेंगे, कार्डाइटिस हो जाएगा या फिर न्यूरोनल चेंजेस आ सकती हैं। ये सारा आपने कर लिया। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया इसमें फॉलो करना है हमने? जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया को इसमें फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो हमने डायग्नोसिस बनानी है वो होगी हमारी, इसमें एक मेजर मैनिफेस्टेशन लेंगे और 2 जो है वो माइनर मैनिफेस्टेशन होगी। डायग्नोसिस हमारी 2 या 2 से ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की बेस पर होगी। एक मेजर मैनिफेस्टेशन होगी और 2 जो है वो माइनर मैनिफेस्टेशन होगी। जो एक्यूट रूमेटिक फीवर है, अगर स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड कोरिया हो या पेनकार्डाइटिस हो। सिर्फ कोरिया या पेनकार्डाइटिस के साथ भी रूमेटिक फीवर की कंप्लेन हो सकती है। अच्छा, अगर कार्डाइटिस हो जाता है ना रूमेटिक फीवर में, तो क्या होगा कि पेनकार्डाइटिस ये काज कर सकता है। पेनकार्डाइटिस, पेनकार्डाइटिस में क्या होता है कि हमारे हार्ट की सिर्फ एक लेयर ही इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें हार्ट की 3 लेयर होती है ना। एक एंडोकार्डियम है, एक मायोकार्डियम है और एक पेरिकार्डियम है। ये तीनों ही लेयर जो है, जब ये तीनों ही लेयर इफेक्ट होती है, उसकी वजह से जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं पेनकार्डाइटिस। ये कॉमनली मतलब मैंने पहले भी बताया इसका कि ये यंग चिल्ड्रंस के अंदर ज़्यादातर होती है और ये जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, बच्चा बड़ा होता जाएगा, उसके अंदर इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। और कौन कौन से साइंस होंगे, कौन कौन सी सिम्टम्स होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि इसको रूमेटिक फ़ीवर है। इसमें ब्रेथलेसनेस हो जाएगी। या ब्रेथलेसनेस कैसे हो जाएगी ये भी बताती हूँ। ब्रेथलेसनेस होगी, ब्रेथलेसनेस इस तरह से होगी कि एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है ये हमारे जाके हार्ट के वाल्व को इफ़ेक्ट करेगा। मिट्रल वाल्व जो होते हैं उनको मोस्टली जाके इफ़ेक्ट करता है। उसमें क्या काज करता है? लीजन्स काज करता है। जब वाल्व इफ़ेक्ट होंगे, स्टीनोसिस होगी, तो स्टीनोसिस होने की का मतलब होता है कि वाल्व तंग हो जाना। जब वाल्व तंग होंगे तो जो ब्लड है वो ठीक तरीके से फ्लो नहीं करेगा, उसकी पूलिंग होना शुरू हो जाएगी। लेफ़्ट एट्रियम के अंदर जब पूलिंग होगी, बैक फ्लो होगा तो वो वहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्रिएट करेगा, या फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं तो पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी फिर पल्मोनरी एडिमा नहीं होगा, लेकिन अगर पल्मोनरी एडिमा हो रहा है तो फिर पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगी। पल्मोनरी एडिमा होगा तो उसकी वजह से जो है वो आपको जाहिर सी बात है ब्रेथलेसनेस, डिस्निया वगैरह जो है वो ऐसे इश्यूज़ देखने को मिलेंगे। या हो सकता है कि हीमोप्टेसिस वगैरह इस तरह के इशू, पाल्पिटेशंस हो सकती हैं, पाल्पिटेशंस, या चेस्ट पेन हो सकती है। चेस्ट पेन किस वजह से होगी? चेस्ट पेन बेसिकली होती है जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। उसके बाद टैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब हार्ट रेट का इंक्रीज़ कर जाना। नॉर्मल कितनी होती है? 60 to 100, जब इससे बढ़ जाएगी तो टैकीकार्डिया हो जाता है। जब 60 से कम हो जाती है तो ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। या कार्डियोमेगैली होगी। कार्डियोमेगैली का मतलब होता है कि हमारे हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है। मर्मर्स मतलब अब नॉर्मल हार्ट साउंड जो है वो आपको फील होगी, सुनाई देगी एस्कल्टेट करने पे। इसके अलावा कौन कौन से मर्मर्स होते हैं? एक सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर होता है, सिस्टोलिक मर्मर, जिसमें क्या होती है? माइट्रल रिगर्जिटेशन। मतलब कि माइट्रल रिगर्जिटेशन जब होगी ना, माइट्रल रिगर्जिटेशन का मतलब है बैक फ्लो होना। बैक फ्लो मतलब आपका वाल्व जो है वो ठीक तरीके से क्लोज़ नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ओपन ही रह रहा है वो। तो वैसे जब वाल्व क्लोज़ होता है तो डायस्टली में क्या होता है कि वाल्व ओपन होता है और ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाता है। जब सिस्टोल होता है ब्लड जो है वो फोर्सफुली क्लोज़ होता है और ब्लड को नीचे जो है वो करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो क्लोज़ होता है तो सिस्टोली होती है ना।
तो जब ठीक तरीके से वो क्लोज नहीं हो पाता, खुला ही रह जाता है, तो तब बैक फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं माइट्रल रिगर्जिटेशन। जब माइट्रल वाल्व की होगी, बाइकस्पिड वाल्व भी जिसको कहते हैं, वो जो होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड माइट्रल रिगर्जिटेशन। ठीक है, उसके बाद जब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, बैक फ्लो हो रहा होगा, तो तब हमें जो साउंड, जो मरमर, अब नॉर्मल साउंड जो सुनाई देगी, उसको हम लोग कहेंगे सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर। ये हो गया सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर। सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर जो होता है, उसमें क्या होता है, सिस्टोलिक मरमर के जब वाल्व ठीक तरीके से जो है वो क्लोज नहीं हो पा रहे, मतलब ओपन रह रहे हैं, तो तब माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी, उसकी वजह से सॉफ्ट सिस्टोलिक मरमर होगा। लेकिन अगर जो है वो सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मरमर हो रहा है, सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मरमर, तो उसमें क्या होता है कि कैरिकॉम्स मरमर इसको कहते हैं। ये होती है वाल्वुलाइटिस की वजह से होती है। ठीक है, कि आपके वॉल्व के अंदर कोई लीजन्स हो गए हैं या स्टेनोसिस वगैरह हो गई है, तो उसकी वजह से आपको सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। वाल्व आपका ओपन रह गया है, ठीक है, या ओपन सही तरीके से नहीं हो रहा, ओपन ठीक तरीके से नहीं हो रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा तंग हो गया है, स्टेनोसिस की वजह से भी आपको सॉफ्ट डायस्टोलिक मरमर जो है वो सुनाई दे रहा है। नोड्यूल जो है वो आपके मिट्रल वाल्व जो है वहाँ पर बनना शुरू हो जाएंगे। एयोर्टिक रिगर्जिटेशन में क्या होता है कि एयोर्टिक रिगर्जिटेशन, ये 50% केसेस में एयोर्टिक रिगर्जिटेशन होती है, इसमें भी बैक फ्लो होगा। ठीक है।